तमाम तरह की मुसीबतें सह के रूखा सूखा खाकर अपने घरों को चलाने का काम करते हैं। सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, खूब कठिनाई उठाते हैं, तब जाकर हमारे घरों तक या हमारे भूखे पेटों तक खाना पहुंच पाता है। ये कठिन दौर है। पानी यहां से भी आ रहा है, पानी वहां से भी आ रहा है और पानी हमारे लोगों की आंखों में भी है। वो पानी, जिस पानी को सूखने में अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास अटल है कि वो पानी सूखेगा और हमारे लोगों की आंखों में भी खुशहाली के आंसू आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। तो कुदरत ने ऐलान भेजा है कि जैसे नीरज भाई ने जब कहा कि ये बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत धरती होगी, तो ये बारिश गवाही दे रही है कि आने वाली फसल भी शानदार होगी, बहुजन समाज के लिए ताकतवर होगी। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन इसलिए करता हूं कि मैं उनके योगदान को याद रखना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और इतिहास को जानने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और मैं आज आपको इतिहास के पन्नों में ले चलूंगा। सर्वप्रथम तो जिन महान पुरुषों की जयंती पे हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, महामना भारतीय राजनीति के कबीर कहे जाने वाले विश्वोत्तम रामस्वरूप वर्मा जी, और जिनकी आज जयंती है, जिनकी वजह से 52% पिछड़े वर्गों के घरों में तरक्की का चिराग जला, मैं मान्यवर बीपी मंडल जी को भी नमन करता हूं। और पुराने सब लोग तो ये जानते हैं कि जातियों में हमें बांट के कौन हमारा हिस्सा खा रहा है, और जातियों को अगर तोड़ के हमने बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित कर लिया, तो फिर हम इस देश में हाथ फैलाने वाले नहीं, देने वाले लोग बन जाएंगे, ताकतवर लोग बन जाएंगे। वो दिन भी हमसे दूर नहीं होगा। सम्मानित साथियों, मैं आज याद करता हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, मैं आज याद करता हूं जननायक कपूरी ठाकुर को, मैं आज याद करता हूं बाबू सिरदयाल चौरसिया जी को, मैं आज याद करता हूं संत राम बीए प्रजापति जी को, मैं आज याद करता हूं संत गाडगे जी महाराज को, मैं आज याद करता हूं नारायणा गुरु को। और जब तक पेरियार ललई यादव, टीवी पेरियार रामानायकर स्वामी जैसे महान पुरुषों का नाम नहीं आएगा, और उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का नाम नहीं आएगा, ये परिवार, बहुजन परिवार एकजुट नहीं होता। मैंने जिनके नाम लिए हैं वो सब आज की जाति व्यवस्था में पिछड़ी जाति से आते हैं। तो यानी कि जो अधिकार आज हमें मिले हैं उसमें हमारे इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तब आगे बढ़ के इस आंदोलन को चलाने का काम किया, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने उस आंदोलन को कामयाबी के रास्ते पे ले जाने का काम किया। उन्होंने संघर्ष किया, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर आज ये सब पीढ़ी मिलके भाईचारा बना के, एकता बना के संघर्ष करेगी, तो आने वाले समय में इनकी आंखों में ना आंसू होंगे, ना इनके साथ जुल्म जाति कोई कर पाएगा। सम्मानित साथियों, आज का जो टॉपिक है वो जातिवार जनगणना है। और जातिवार जनगणना क्यों होनी चाहिए,
इस बात को समझने के लिए समझिए कि दुश्मन बड़ा चालाक है। रामेश्वर पवन जी, आपने अपनी बात को जब रखा, मैं सुन रहा था, और आपने महामना रामसूख वर्मा जी के लिए कहा कि उनका नारा था कि राष्ट्रपति की या हो मजदूर की संतान और सबको शिक्षा एक समान। और आपको याद होगा, मैंने पार्लियामेंट में इस बात को और मजबूती से उठाया और मैंने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था में तब सुधार होगा जब चाहे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, स्टेट का मिनिस्टर हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 2 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान तक जो भी अभिनेता हो जो सरकारी सुरक्षा ले रहा है, सरकारी सहायता ले रहा है, सरकारी पदों पे बैठा है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब एक टेबल पे एक तरफ मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में किसान का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में डीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में आईपीएस का बेटा बैठा होगा, तो बताओ स्कूलों में अच्छी शिक्षा आएगी या नहीं आएगी? और ये किसका नारा था? ये महामना रामसूख वर्मा जी का नारा था। उनका अनुयायी होने के नाते, अर्जक संघी होने के नाते मैंने पूरी ताकत से पार्लियामेंट में इस नारे को उठाने का काम किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने जो बातें कही वो हल्की बातें नहीं। जिस तरह से बाहर की बारिश रुक गई, दुश्मन का काफिला भी आपकी एकता के आगे ऐसे ही रुक जाएगा। बहादुरों, याद रखो मेरी बात को, आपकी एकता का कोई तोड़ नहीं है। जिस दिन 85% बहुजन एक हो गया, उस दिन इस देश में आपका राज होगा। जिस दिन आपका राज होगा तो नीति आप लोग बनाएंगे, और जिस दिन नीति आप लोग बनाएंगे तो किसी का मकान टूटा हुआ नहीं होगा, किसी के घर में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, किसी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होगी। ये तभी होगा जब आप भाईचारा बनाओ। साथ साथ जब जातिवार जनगणना की बात होगी तो मैंने पार्लियामेंट में हर भाषण में जातिवार जनगणना होनी चाहिए इस बात को उठाने का काम किया है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, ना मेरे पास समय है। लेकिन आप याद करो, जिन पार्टियों ने जातिवार जनगणना का, आरक्षण का झंडा उठा के उत्तर प्रदेश में और देश में चुनाव लड़ने का काम किया, हक वंचित समाज के वोट लेने का काम किया, कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं, बताओ क्या वो अपने यहां जातिवार जनगणना करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं? बताओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, नीरज भाई अपनी बातें अपने विचारों में सुनाते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। इस बात को समझो, उनको आपसे वोट चाहिए, आपकी समस्याओं से उनको मतलब नहीं है। जातिवार जनगणना होगी तो ये पता लगेगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है, किसकी संख्या कितनी है, किसको मिल क्या रहा है, कौन किसका हक लूट रहा है। और ये जो भाइयों भाइयों में झगड़ा कराने का काम किया गया है कि आपका हिस्सा उसने खा लिया, मैं गारंटी देके कहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहता हूं, वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है, सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है। अगर मैं समाज के बीच में खड़ा होकर कोई वचन देता हूं तो मेरी गर्दन तन से तो जुदा हो सकती है, मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता। मैं आपको वचन देके कहता हूं, जातिवार जनगणना कराइए, आंकड़े जारी कराइए। अगर शेड्यूल कास्ट में किसी भी जाति ने किसी और का हक खाया होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि सूर समेत उस जाति को उसका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ये वचन मैं आपके सामने लेता हूं। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग किसी का हिस्सा खाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है। जो एकता हमने 10-12 साल चप्पलें घिस घिस के बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने एक जमूला फेंक दिया, वर्गीकरण, क्रीमी लेयर। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को या बड़े को कुछ मिलेगा और अगर मैं मिशनरी हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी उसके आगे कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊं।
इस एकता के लिए हमने 14 बलिदान दिए, सड़कों पे लाठियां खाई, मुद्दों की लड़ाई लड़ी, भाईचारा बनाया, लेकिन दुश्मन ने बांटने में समय नहीं लगाया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। नीरज भाई ने कहा कि सबसे पहले बीपी मंडल जी के आगे माथा टेकना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि माथा टेको या ना टेको, लेकिन बीपी मंडल जी के संघर्ष को मत भूलो। और ये भी याद करो, बीपी मंडल जी को याद क्यों करना है। बीपी मंडल जी ने तो रिपोर्ट पेश की थी कि 52% आबादी है, लेकिन धोखा करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको 27% आरक्षण दिया। आज की मांग तो ये है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बताओ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझिए। आप सब लोग टैक्स देते हैं, स्टेट को भी देते हैं, सेंटर को भी टैक्स देते हैं। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस पर 27% टैक्स है। यानी कि अगर किसी परिवार ने 1 महीने में 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2700 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप ये महसूस करो, इन 2700 रुपए में से सरकार हमें देती क्या है? 4 किलो 5 किलो राशन। और उस राशन को देकर उस राशन को हम पे इस तरह का व्यवहार हमसे करती है और इस तरह से सलूक हमसे करती है जैसे हम उनके गुलाम। आप सब जिम्मेदार लोग हैं। बताओ, छोटा सा बच्चा बता देगा, अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने 20 रुपए का सामान दे दिया तो किसका पैसा किसकी तरफ बैठता है? बताओ। और जिसके 80 रुपए उसकी तरफ उसका बैठता है, या जिसने 20 रुपए का सामान दिया, किसकी आंखें नीची होनी चाहिए? बताओ बताओ, किसकी आंखें नीची होनी चाहिए? मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। 2700 रुपए जिसको आप देते हो वो आपकी खाल भी खींचता है और 200 रुपए का राशन देके आपको गुलाम बताने की भी बात करता है। और अगर कहीं आप उसको वोट ना दो तो आपको नमक हराम बताने का काम भी करता है। और साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य को, उनके अधिकारों को लूटने का काम भी करता है। वो निजीकरण करा के आरक्षण को खत्म करने का काम भी करता है। वो तमाम तरह से सुविधा, लेटरल एंट्री, आउटसोर्सिंग करके आपके बच्चे के भविष्य को जीरो करने का काम भी करता है। सम्मानित साथियों, इस देश में मांगने से कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंबे समय से मांग हो रही है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। एक बार मुझे हाथ उठा के दोनों ऐसे करके बताओ जो लोग चाहते हैं जातिवार जनगणना हो। ऐसे खोल के उठाओ, अब नीचे करो, दोबारा बताओ कितने लोग चाहते हैं जातिवार जनगणना होनी चाहिए? जरा एक बार आवाज में बताओ, संगठित होके बताओ। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और आप जानते हैं, मुझसे ये कहा जाता था कि चंद्रशेखर तो नौजवान है, ये क्या कर लेंगे? बताओ, पार्लियामेंट में आपका झंडा बुलंद कर रखा है नहीं कर रखा? बताओ, पूरे 100-125 MP एक तरफ और आपका ये अकेला बेटा एक तरफ। बताओ, डंडा मजबूत है या नहीं है? तो सोचो, जिस दिन मेरे जैसे 40-50 वहां चले गए उस दिन क्या होगा? सुनो, जिस दिन हम नारा लगाए ना जय भीम जय मंडल का, उसी दिन हमारे अध्यक्ष जी कानून बना दिए कि अब कोई नारा नहीं लगाएगा पार्लियामेंट में। हमने कहा मंडल का नारा अंदर भी लगेगा और मंडल का नारा सड़कों पे भी लगेगा। और ये जय भीम जय मंडल वाले इकट्ठा करके ये कमंडल वालों का ढक्कन भी बंद कर देंगे। मेरी बात को अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक और मांग उठाई थी, अगर आप गौर करेंगे, ये आपके हितों की मांग है, मेरे
मैं तो आपका हिस्सा हूं। मैंने कहा कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, या डीएम, एसएसपी या सीओ दरोगा हो, या गांव का प्रधान हो, बीडीसी हो, विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, उनके बच्चों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। इससे होगा क्या पता आपको? इससे ये होगा कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और बराबर के बेड पे मेरे जैसे कोई किसान का बेटा पड़ा होगा, तो अगर उसके ड्रिप जो है मंत्री जी के बढ़िया वाली लग रही होगी, तो उससे थोड़ी सी कम बढ़िया वाली हमारे भी लग जाएगी। और डॉक्टर साहब भी पूरे हो जाएंगे, बैकलॉग भी भर जाएगा, और साथ साथ दवाइयां भी आ जाएंगी। और मैं भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नीरज भाई कई अस्पतालों का निरीक्षण करके आया। मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है, और तो और डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, और तो और आप मत पूछो, ऑक्सीजन नहीं है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां गोरखपुर में सैकड़ों बच्चों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई। और याद करो कोरोना काल, कितने लोगों को तड़प तड़प के जान चली गई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार। और याद करो, ये वही क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने पे मजदूरी के लिए लोग जाते हैं। कोरोना काल याद होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार मजदूरों को जाने के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं करा पाई। ये हैसियत है सरकारों की। आप समझो, एक तरफ ये फूल बरसाते हैं, एक तरफ ये बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन जब मजदूर, किसान, कमेरों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो ये हाथ खींच लेते हैं, बोलते हम पे कुछ नहीं। इसलिए मैंने मांग की कि शायद देश अभी कोरोना जैसे अगर कोई विपदा आ जाए, निपटने में तैयार नहीं है, तो बुलेट ट्रेन की बात करने से पहले अच्छे इलाज की व्यवस्था करा दो। और जो लोकल ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें डब्बे ही बढ़वा दो, तुम्हारा भला हो जाए। कुछ तो करो गरीबों के लिए। आज जाति धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शहजाद भाई का मकान किस हालात में कर दिया, और ये कल अगर शहजाद निर्दोष साबित हो गया तो क्या ये सरकार उसका मकान बनवा देगी? उसकी गाड़ियों का वैध करार दे दिया गया। बात शहजाद की नहीं है, बात इंसाफ की है। अगर कोई मुसलमानों को, कोई सिखों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को, ईसाइयों को कमजोर समझ के कुचलने का काम करेगा, तो टकराने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। मेरी बात को अभी वो दिन चले गए। अभी मैं जो कुछ मांगे उठाता हूं उनके कारण है, लेकिन मैं छोटे लाल प्रजापति जी के यहाँ गया और उसका घर देखा, रामेश्वर पवन जी। मैंने, मुझसे मत पूछो मेरे दिल में कितनी पीड़ा हुई। 3 फीट का गेट है उसका, मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी तिरछी करके मुझे जाना पड़ा। और मैं अकेला नहीं गया, एसडीएम को लेके गया, सीओ को लेके गया, एसएचओ को लेके गया, तमाम अधिकारियों को लेके गया, समाज कल्याण अधिकारी को कि चलो घुसो, देखो तुम्हारी कमर तिरछी होती है नहीं होती है हमारे घरों में जाते हुए। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना, कहाँ है आवास योजना? छोटे लाल प्रजापति का घर कच्चा है, उस गांव में रहने वाले दलित पिछड़े घर कच्चे। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मांग की कि जो आरोपी बाकी है उनको गिरफ्तार करो। मैंने मांग की कि छोटे लाल प्रजापति को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। मैंने मांग की उसके बेटे को नौकरी दो, एक सरकारी। आज मैं उत्तर प्रदेश में उस ताकत में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में आप सब लोगों की मेहनत से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में ताकत में आ जाते हैं, किसी सामंती की हिम्मत नहीं होगी। ये चंद्रशेखर आजाद छोड़ने वाला नहीं है। अब ये 65-70 साल वाला नेता नहीं है जो सुबह कुछ कहता, शाम को कुछ कहता, भूल जाता। ये तो 40 साल से भी कम उम्र का नौजवान है। ये तो बेरोजगारों में से एक है। ये छोड़ेगा नहीं, ये देना नहीं चाहती सरकार। और इसका उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती। नीरज भाई यहां बैठे, उन्होंने देखा किस तरह से हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़ाई लड़ी।
5 दिन खुले आसमान के नीचे सड़क पे, तपती सड़क पे सो के अपने संघर्ष किया। 6,800 नौकरियों की लिस्ट जारी करवाई। फिर वो लोग हाईकोर्ट चले गए, वो नौकरियां रोक दी गई। अब फिर उनको न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन मैं सरकार को जानता हूं, मुझे पता है सरकार पिछले दरवाजे से अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज देगी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनसे प्यार करने वाले जज उस फैसले को पेंडिंग में घेर देंगे। मैंने मांग की कि अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए और SC ST OBC के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, हायर जुडिशरी में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को वहां नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बीच के लोगों को जज बनना चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारे काम तभी होंगे जब राजनीतिक शक्ति बनाओगे, और राजनीतिक शक्ति वोट से बनती है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, आपने सबका साथ दिया। आप बताओ, क्या मेरा अधिकार आप पे कुछ बैठता है, नहीं बैठता है? जो लोग कहते हैं कि बैठता है वो दोनों हाथ खड़े करो। उधर के लोगों ने कम हाथ उठाया है, जरा देख रहा हूं। अच्छा, हाथ नीचे करो। ये बताओ आपके आने वाली पीढ़ियों का इस देश में क्या होगा? कोई जवाब है आपके पास? बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी समस्याओं का हल कर सकती है, और वो चाबी आपके अंगूठे में है। जिसका बटन दबाओगे उसके पास ताकत आ जाएगी। अच्छा बताओ, जब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी पे ताकत होगी तो बताओ आपके हाथ खाली होंगे क्या? बताओ। आप अपना भविष्य खुद बना सकते हो, आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, आप अपने लिए जमीन से लेकर रोजगार की और आजादी के जीवन की व्यवस्था कर सकते हो, अगर आप अपने फैसले मजबूत कर लो। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं, और जब तक जीऊंगा तुम्हारा रहूंगा। मगर कहना चाहता हूं, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। यहां नहीं खड़े होना है, अपनी जिम्मेदारी पे खड़े होना है।